नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास के अंदर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो, बायो, और विषय तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता ही है, जीव विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर देखो अपने अध्याय चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है? पहला चल रहा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जीव जगत। पहला चैप्टर उसका नाम क्या है? जीव जगत। और इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। देखो, पार्ट 3 का मतलब है कि इससे पहले इसकी 2 क्लासें हो चुकी है। इस चैप्टर की इससे पहले 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, और इस चैप्टर की ये क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है। ये क्लास कौन सी है? इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले की क्लासें थी, उसके अंदर हमने सजीवों के लक्षण, जैव विविधता होता है क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा नामकरण। और नामकरण है उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे आज। नामकरण को हम क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट पढ़ेंगे। तो देखो, नामकरण होता क्या है, जीवों का नाम क्यों रखा जाता है, ये बातें मैंने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया और अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। पिछले वाली क्लास थी उसके अंदर देखो, सबसे लास्ट में मैंने 2 नाम बताए थे, पूरे नाम ICBN और ICZN। आप लोगों को याद होगा कि ICBN क्या होता है और ICZN क्या होता है। ये दोनों विश्व स्तर की पद्धतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां हैं 2, जिनका पूरा नाम क्या होता है? दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा एक बार देख रहे हैं कि ICBN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है? इनका पूरा नाम होता है। इनमें क्या किया जाता है कि इस पद्धति के अंदर तो विभिन्न या पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है, इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है उन सब का अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियां उनका अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? जीव जंतु होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंदर तो विभिन्न वनस्पतियां, उसके बारे में अध्ययन होगा, और इसके अंदर किसका अध्ययन होगा? जीव जंतु का अध्ययन होगा। अब क्या होता है कि जीवों का नामकरण किया जाता है। नामकरण क्यों किया जाता है ये इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बता दिया। नामकरण है वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। वैज्ञानिक का नाम याद रखना। नामकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। मतलब नामकरण पद्धति है वो किसने दी? कैरोलस लिनियस ने। अब क्या किया गया कि सन 1961 में नामकरण पद्धति पहले दे गई थी, पहले दे चुके थे, लेकिन सन 1961 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। सन 1961 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। किसमें? नामकरण पद्धति में। ठीक है, और नामकरण पद्धति में संशोधन करके कुछ नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? कुछ नियम बनाए गए कि इन नियमों के अनुसार ही नामकरण होगा। ठीक है, सन 1961 में क्या किया गया? नामकरण पद्धति है उसके अंदर क्या किया गया? संशोधन किया गया, और संशोधन करके कुछ नियम बनाए गए, और यह माना गया कि इन नियमों के आधार पर ही नामकरण होगा। तो देखो, इसके अंदर जैसे पहले वाला टॉपिक लगाया हुआ था आपने, तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी के आगे आप लोग लिखना स्टार्ट कर देना। क्या लिखना स्टार्ट करना है? ये नाम हम लोगों ने पहले लिख चुके हैं, क्या होते हैं, उसके आगे डायरेक्ट यही स्टार्ट कर देना कि सन 1961 में एक ही संशोधन किया गया नामकरण पद्धति में, जिसके अनुसार कुछ नियम बने, और उस नियमों के आधार पर ही जीवों का नामकरण किया गया। और उन नियम कौन कौन से थे, और उन नियमों के मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु कौन कौन से थे नामकरण में, क्या नियम थे, वो सब आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। मतलब नामकरण के कौन कौन से नियम हैं, उसके मुख्य बिंदु क्या है, किस प्रकार से हम नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस किया गया तो कैसे किया गया है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए देखो कौन कौन से नियम बने।
देखो नियम नंबर पे 1 नंबर, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? नामकरण पद्धति के नियम। नामकरण पद्धति के नियम। पहला नियम क्या बना कि किसी भी जीव का यदि हम नाम रखेंगे तो वो नाम 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। मतलब ये नहीं कि एक शब्द से नाम बन गया। नाम कितने शब्दों से मिलकर बनेगा? 2 शब्दों से। कैसे बनेगा? होमो सेपियंस, होमो एक हो गया, दूसरा सेपियंस हो गया, ठीक है। राना टिग्रिना, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो ये क्या बनता है? 2 नाम बन गए। जैसे यदि मान लो कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे आपके जो 10वीं क्लास में पढ़ा है मटर का नाम, तो मटर का नाम क्या होता है? पाइसम, पाइसम सेटाइवम होता है। क्या नाम होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। मटर का नाम पाइसम सेटाइवम होता है। 2 शब्द बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। पहला नियम ये बन गया कि 2 शब्दों से मिलकर बनेगा और दोनों शब्दों में जो पहला शब्द होगा, प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द वो किसका संकेत करेगा? वंश का। किसका संकेत करेगा? वंश का संकेत करेगा। और जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा? द्वितीय शब्द बनेगा। वो द्वितीय शब्द किसका संकेत करेगा? जाति का संकेत करेगा। प्रथम शब्द बन रहा है वो किसका संकेत करेगा? वंश का संकेत करेगा। और जो द्वितीय शब्द बनेगा वो किसका संकेत करेगा? जाति का संकेत करेगा। मतलब मटर है उसका कौन सा वंश होता है? पाइसम वंश होता है। मटर का कौन सा वंश होता है? पाइसम। और जाति कौन सी होती है? सेटाइवम। मनुष्य है तो उसका होमो, ये क्या है? वंश है। और सेपियंस क्या हो जाएगी? उसकी जाति हो जाएगी। तो देखो पहला नियम समझ में आ गया होगा आपकी। इसके अंदर आपको किस प्रकार से लिखना है कि किसी भी जीव का नामकरण करने पर या किसी भी जीव का नामकरण 2 शब्दों में किया जाता है, जिसे हम कौन सी पद्धति बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति 2 शब्दों में किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। जिसमें प्रथम शब्द होता है वो वंश का संकेतक होता है और द्वितीय शब्द होता है वो जाति का संकेतक होता है। तो इसमें यही लिखना है कि किसी भी जीव का नामकरण 2 शब्दों को मिलाकर किया जाता है, जिसे हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं, जिसमें प्रथम शब्द वंश का संकेत करता है या प्रथम शब्द वंश होता है तथा द्वितीय शब्द जाति होती है। यह हो गया पहला नियम, ठीक है। अब देखो दूसरा नियम क्या है। नियम नंबर 2 है कि यदि हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम हमेशा किस में लिखा जाएगा? अंग्रेजी में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? अंग्रेजी में लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी ABCD और बड़ी ABCD। अंग्रेजी की बड़ी वर्णमाला और छोटी वर्णमाला पढ़ी है अच्छी तरह से। कैसे? जैसे ए होता है तो ए तो ये तो हो गया बड़ी वर्णमाला का, और ये कौन सा हो गया? छोटी वर्णमाला का, ठीक है। पढ़ा है अच्छी तरह से। अब देखो ये अब अपने यहाँ पे काम आएगा। कैसे? दूसरा नियम ये कहता है कि अंग्रेजी में जब वैज्ञानिक नाम हम लिखते हैं तो जैसे ये 2 शब्द हैं, 2 शब्द हैं, इनमें जैसे ये पहला तो क्या बनेगा? पी बन गया पहला। अब जिसके आगे के जितने भी आएंगे वो सब छोटी ABCD में आएंगे। एक केवल पहला क्या होगा? बड़ी ABCD में आएगा। और आगे के जितने भी आएंगे वो कौन से में आएंगे? छोटी में। अब इधर सेटाइवम है तो ये एस है वो छोटी में ही आएगा, बड़ी में नहीं होगा। कौन से में आएगा? छोटी में ही आएगा। मतलब केवल इन दोनों शब्दों में जो पहले शब्द का है ना, ये एक अक्षर, ये केवल बड़ा होगा और बाकी दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा? सब कंप्लीट छोटे आएंगे। तो ये दूसरा नियम था। दूसरा नियम किस प्रकार से लिखना समझ में तो आ गया होगा। क्या होता है? लिखना किस प्रकार से है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो उसके प्रथम शब्द का पहला अक्षर, प्रथम शब्द का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़ी वर्णमाला में लिखा जाता है, बाकी सभी को छोटे वर्णमाला में लिखा जाता है, तथा दूसरा शब्द जाति है उसके सभी अक्षरों को छोटी वर्णमाला में लिखा जाता है। समझ में आ गया दूसरा नियम? अच्छी तरह से आ गया होगा
कि इसमें केवल एक अक्षर है, वो क्या आएगा, बड़ा, और बाकी सब किस में लिखे जाएंगे, छोटी वर्णमाला के अंदर लिखे जाते हैं। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है, नियम नंबर 3 कहता है कि जैसे मान लो, नियम नंबर 3 ये कहता है कि एक जगत है, ये जगत और वंश क्या होते हैं, ये वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक बार वर्गीकरण हम पढ़ेंगे तो वंश, जाति, जगत, वर्ग, गण, ये सब कंप्लीट पढ़ लेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो जैसे एक जगत है, उसके अंदर मान लो क्या होता है, वंश होता है, जगत के अंदर क्या होता है, वंश होता है, तो 2 वंश है वो एक समान नहीं होंगे। तीसरा नियम क्या था कि एक जगत है, जैसे जंतु जगत है, वनस्पति जगत है, ठीक है, तो एक जगत है उसमें 2 वंश समान नाम के नहीं होंगे, ये नियम था। जैसे आप घर के अंदर हो तो भाई बहन है, दो बहनें, दोनों का नाम समान नहीं होता है ना, ठीक है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी क्या किया कि एक जगत है उसमें 2 वंश होंगे, दोनों 2 वंश के नाम समान नहीं होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। 5 वंश है तो 5 के अलग अलग होंगे, ये नहीं कि 5 में 2 के एक समान है, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। और मान लो कि कोई वंश है, ठीक है, कोई वंश है, उस वंश की 2 जातियां हैं, वो समान नहीं होगी। एक जगत में वंश के नाम कभी समान नहीं होंगे, चाहे 2 वंश है चाहे 5 वंश है, सबके अलग अलग होंगे। और एक वंश है उसके अंदर जातियों के नाम भी समान नहीं होंगे, अगर समान हो जाएंगे तो फिर वैज्ञानिक नाम नहीं लिखा जाएगा। तो तीसरा नियम क्या बना, तीसरे नियम में यह बना कि किसी भी जगत में 2 वंशों के नाम समान नहीं हो सकते, तथा किसी भी वंश में 2 जातियों के नाम कभी भी समान नहीं हो सकते। तो ये अपने को इसके अंदर लिखना है, समझ में आ गया कैसे लिखना है, कि किसी भी जगत में, जैसे 3 नंबर पॉइंट लगा के अपने को लिखना है कि किसी भी जगत में 2 वंशों के नाम, किसी भी जगत में 2 वंशों के नाम एक समान नहीं हो सकते। इसी प्रकार किसी भी वंश में 2 जातियों के नाम एक समान नहीं हो सकते। हो गया कंप्लीट। अब देखो आगे, नंबर 3 हो गया ये। नंबर 4 क्या बना था, नंबर 4 ये बना कि जैसे मान लो कि आज एक वैज्ञानिक नाम दिया गया, ठीक है, आज एक वैज्ञानिक नाम एक वैज्ञानिक ने दे दिया, ठीक है, 10 दिन के बाद में दूसरा वैज्ञानिक आया और उसने उसका नाम दूसरा दे दिया। तो उस स्थिति में जिसने पहले नाम दिया है उसी का नाम होगा, जिसने पहले नाम दिया उसी का नाम। जैसे आप अपना उदाहरण ले लो, ठीक है, आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, आपका नाम पहले ये दे दिया कि ये निकाल दिया आपका नाम ये है, ठीक है, 2 साल बाद में आपका नाम दूसरा निकाल देते हैं, ठीक है, तो अपने यहाँ पे तो चल जाता है, दूसरा चेंज हो जाता है, मार्कशीट में भी चेंज हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में क्या माना गया कि यदि मान लो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम एक वैज्ञानिक ने पहले दे दिया, 1 साल पश्चात या कुछ समय पश्चात दूसरा वैज्ञानिक आया और उसने उसका नाम दूसरा दे दिया, तो इस स्थिति में जिसने पहले नाम दिया है, जिस वैज्ञानिक ने पहले नाम दिया है, उसी का वैज्ञानिक नाम है वो मान्य होगा। क्या मान्य होगा? जिसने पहले नाम दिया है उसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मान्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 5 पॉइंट क्या था? 5 नंबर पॉइंट ये था कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किसमें? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम किस में लिखा जाता है? लैटिन भाषा के अंदर लिखा जाता है। तो ये 5 नियम थे, समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। 5 नियम नहीं समझ में आए तो दोबारा समझ लेना एक बार। पहला नियम क्या था कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वो वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जिसको हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं। जिसमें प्रथम शब्द होता है वो हमेशा वंश का संकेतक होता है और दूसरा शब्द हमेशा जाति का संकेतक होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम यह था कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो जो पहला शब्द है, ठीक है, पहला शब्द है, उसमें जो पहला अक्षर है, पहले अक्षर को तो अंग्रेजी के बड़ी वर्णमाला में लिखा जाता है, बाकी सभी को छोटी वर्णमाला में लिखा जाता है। और दूसरा शब्द है उसके सब अक्षरों को किस में लिखा जाता है? छोटी वर्णमाला के अंदर लिखा जाता है। ठीक है,
उसके पश्चात नियम नंबर 3 आया। 3 नंबर में क्या था कि एक जगत के अंदर 2 वंश समान नहीं हो सकते तथा एक वंश के अंदर 2 जातियां समान नहीं हो सकती। चौथा आया। चौथे के अंदर क्या बोला गया कि जैसे एक वैज्ञानिक ने आज वैज्ञानिक नाम दे दिया, ठीक है, 5 दिन के बाद में एक नया वैज्ञानिक नाम दे देता है कोई दूसरा वैज्ञानिक, तो उस स्थिति में जिसने पहले वैज्ञानिक नाम रखा है उसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, उसके पश्चात अंतिम 5 था जिसके अंदर कि वैज्ञानिक नाम हमेशा कौन सी भाषा में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तो देखो इसके अंदर जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में सबसे लास्ट में मटर का वैज्ञानिक नाम लिख दो, ठीक है, मटर का लिख दिया पायसम सेटाइवम। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य खुद का तो आना ही चाहिए ना, तो मनुष्य का क्या होता है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ये किसका हो गया, मनुष्य का, होमोसेपियंस हो गया। इसी प्रकार मेंढक है, मेंढक का क्या हो गया, राना, ये इसका वंश होता है। मेंढक का क्या हो गया, राना टिग्रीना, टिग्रीना। तो ये 3 वैज्ञानिक नाम भी आप याद रख लेना, नीचे उदाहरण में लिख लेना, मनुष्य, होमोसेपियंस, मेंढक, राना टिग्रीना। ठीक है, अब क्या हुआ कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, केरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति किसने दी थी, केरोलस लीनियस ने। तो केरोलस लीनियस ने इस पद्धति का प्रकाशन किसमें किया, तो पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी एक पुस्तक थी जिसके अंदर द्विनाम पद्धति को प्रकाशित किया। तो सबसे पहले जैसे ये 5 पॉइंट लिख लेना, उसके बाद में ये उदाहरण लिख लेना और सबसे नीचे ये लिख लेना कि द्विनाम पद्धति को केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर प्रकाशित किया। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति का प्रकाशन कौन सी पुस्तक के अंदर किया गया, तो उस पुस्तक का नाम बताइए, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, ये आज की क्लास अपनी इतनी थी। अगली क्लास में हम वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसमें देखो ये आया ना, जगत, वंश, जाति, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसलिए इनमें थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूज मत होना। आगे की क्लास है उसमें अपना टॉपिक वर्गीकरण ही रहेगा। इसमें यदि आप लोगों के कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो और ये पूछ सकते हो कि ये नहीं आया, तो उसको आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। 11वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ जाइए। जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ज़्यादा वीडियो आएंगे, उतनी ज़्यादा क्लासें लगेगी। जैसे अभी 12वीं क्लास की लग रही है ना, हमेशा एक क्लास, मतलब 12th बायोलॉजी की लगभग 55 क्लासें हो चुकी है इस चैनल के माध्यम से। केवल 12th बायोलॉजी की, केवल 12th बायोलॉजी की 55 क्लासें हो चुकी है इस चैनल में। इसी प्रकार 11th बायोलॉजी की भी कंप्लीट होगी। आप लोगों को कहीं पे भी 11वीं हो चाहे 12वीं क्लास हो, कहीं पे भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। ट्यूशन में जाके फालतू में पैसे खर्च करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सिलेबस आपको बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नया होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नया होना चाहिए, तो वो सुझाव भी आप लोग दे सकते हो, जिससे इसके अंदर अच्छा या और ज़्यादा अच्छा सुधार होगा। धन्यवाद।